हर शख्स बिजनेसमैन बन सकता है। कौन आइसक्रीम की फैक्ट्री में गया, अंगूठा लगाते हैं, करोड़ोंपति बंद है। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बेहतर बिजनेस है या ट्रेडिंग? 50+ बिजनेसेस स्टार्ट किए, निचोड़ बताने जा रहा हूँ। आप लेबर को आप सोने के चमचे से भी खिलाएं तो लेबर आपकी सगी नहीं बनती। लेबर, स्टूडेंट और कस्टमर किसी के सगे नहीं है। कर्जा लेके बिजनेस शुरू करना अक्लमंदी है। मोर देन 10,000 पीपल्स को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया। कौन सा बिजनेस किया जा सकता है आजकल के दौर में एक 50,000 की अमाउंट के साथ? लाहौर शहर के अंदर ही मैं 10 से ज़्यादा बंदों से आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ जो मंथली 2 से 3 लाख रुपए लॉलीपॉप बेच के कमाते हैं। मैंने कैंडी का बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, माल ऑन एंड ऑफ बिकना भी शुरू हो गया। कौन से स्टेप्स हैं जिससे मुझे बचना चाहिए कि मैं लॉस की तरफ ना जाने लग पड़ूं या मेरा बिजनेस शटडाउन की तरफ ना जाने लग पड़े? अस्सलाम वालेकुम, सुनो पैसा पॉडकास्ट में मैं हूं बेरोज बाबर, CEO दी फर्नीचर मार्ट। आज से 8 साल पहले मैंने अपना ऑफिस फर्नीचर का कारोबार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया और आज मेरे पास 3 शोरूम और एक फैक्ट्री है। इस पॉडकास्ट में मैं अपने और कामयाब बिजनेसमैन के तजुर्बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बात करेंगे जो पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कौन कौन सा कारोबार शुरू कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होगा और कितने पैसों से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और समझेंगे कि वो कौन सी गलतियां जिससे कारोबार नाकाम हो सकता है। मेरा मकसद है आपको सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाए और एक बिजनेस को कामयाब कैसे बनाया जाए। मानो मुझे बताइएगा कि बिजनेसमैन होने का क्या मतलब है और हर शख्स बिजनेसमैन बन सकता है? हर शख्स बिजनेसमैन मेरे नज़रिए के मुताबिक बन सकता है। बिजनेसमैन का मतलब है कि किसी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए कि मैं इस दुनिया में कोई बड़ा काम करके जाऊं और लोगों को माशी तौर पे मुस्तहकम और मजबूत कर सकूं, तो बिजनेसमैन बहादुर इंसान होता है। तो मेरे नज़दीक यही है कि हर शख्स ही बिजनेसमैन बन सकता है अगर वो मेहनत करे तो। कुछ लोग वैसे बिजनेस में नाकाम भी हो जाते हैं, उसकी क्या रीज़न आपको लगती है कि उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? नाकामी की तो बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ द बिज़नेस, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस की सिलेक्शन ही सही तरीके से नहीं कर पाते। तो इसके बहुत से फैक्टर हैं कि जिस जगह पे आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले उस जगह पे जाएं, लोगों का बिहेवियर चेक करें कि यहाँ पे डिमांड किस चीज़ की है। अगर बिज़नेस की सिलेक्शन नहीं की, नाकामी आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी। अगर बिज़नेस की सिलेक्शन तो ठीक है तो फिर अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक बिज़नेस करें, तो ये भी वजूहात हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग मिस मैनेजमेंट की वजह से नाकाम हो जाते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट तो बनाते हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा रखते हैं, वो भी बिज़नेस में नाकामी की वजूहात है। यानी कि इसकी मल्टी रीज़न्स हैं कि या कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हमने कारोबार तो कर लिया, अब क्योंकि हम फैक्ट्री मालिक हैं और अब तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठना है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये गलत सोच है। बिज़नेस करने के लिए जान लड़ानी पड़ती है और वो लोग जो टीम पे, लेबर पे रिलाई कर बैठते हैं, यकीनन कुछ ही अरसे के बाद ग्राफ अप की बजाय डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं। कि एक और मेन रीज़न बजट है कि आपका बजट है 2 लाख रुपए और वो सारा का सारा बजट बिज़नेस में ही लगा दिया स्टार्टिंग में ही, तो भाईजान पाकिस्तान में तो लोग पैसा नीचे लगाते हैं। मार्केटिंग के लिए किसने बजट निकालना है? ठीक है, तो वो बैकअप नहीं होता। बैकअप के लिए कर्ज़ा उठाते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद नुकसान की तरफ चले जाते हैं। वैसे आपकी ना इस बात से मेरे ना माइंड में बहुत से सवाल उठे हैं। एक पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बेहतर बिजनेस है या ट्रेडिंग की तरफ इंसान जाए? कि ट्रेडिंग में मेरा मतलब ये है कि आप एक मैन्युफैक्चर से चीज़ उठाएं, अपना कट रखें और आगे मार्केट में उसको सेल कर दें। और मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस ज़्यादा मॉडल कामयाब है या ट्रेडिंग का मॉडल कामयाब है पाकिस्तान के अंदर? मैंने तकरीबन आज के दिन तक पिछले 5 सालों में कम से कम 1 लाख लोगों से मीटिंग की। मोर देन 10,000 पीपल्स को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे अपने मल्टीपल बिजनेसेस हैं, निचोड़ बताने जा रहा हूँ। यानी कि मैंने 50+ बिजनेसेस स्टार्ट किए, उसमें से नुकसान भी किए और अल्लाह का शुक्र है फ़ायदा भी हुआ। निचोड़ ये बता रहा हूँ, कारोबार वही आपका अपना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है। ये निचोड़ है। हमेशा मैन्युफैक्चरर ब्लैकमेलिंग करता है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी अपनी है तो पाकिस्तानी लेबर के साथ आप फिर किस तरह आप सर्वाइव करेंगे? पाकिस्तानी लेबर तो नहीं जीने देती एक बिजनेसमैन। नहीं, ये एक खौफ होता है, डर होता है। अगर लेबर को अपनी ही बच्चे, अपने ही भाई, अपनी टीम समझा जाए ना और उनके साथ ऐसे बिहेवियर हो,
कोलो फेल में तजाद ना हो, यानी कि अगर लेबर सो रही है तो रात को 12 बजे 11 बजे उठ कर चक्कर लगाओ, सर्दियों में भी पता चले कोई किसी को बीमार तो नहीं है। लेकिन हमारी एक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ना एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है या एक लोगों का एक माइंड बना हुआ है, स्पेशली मार्केट के जो लोग हैं, कि आप लेबर को आप सोने के चमचे से भी खिलाएं तो लेबर आपकी सगी नहीं बनती। और कुछ पास एक्सपीरियंसेस मेरे भी हैं, कुछ आपके भी होंगे, कि अगर लेबर को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो किसी भी जॉब करने वाले तबके के अंदर अगर आप देखेंगे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़ाहिर सी बात है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो उसको आप किस तरह कैटर करेंगे और आप किस तरह कैटर कर सकते हैं एक बिज़नेस के अंदर? हमारा तो तरीक़ाकार ये है कि मेरी जितनी भी टीम है ना, तो मैं टीम के सबसे पहले कुछ अरसा उनको इंतहाई कम पैसों पे हायर करता हूँ, बिल्कुल थोड़े से, यानी कि जितनी उसके पास स्किल्स हैं उससे भी कम पे उसको रखता हूँ और देखता हूँ ये टिकने वाला है या जाने वाला है। और शुरू में उसका रगड़ा लगता है, यानी कि मुश्किल टास्क दिया जाता है। और इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ। मेरा जो रावलपिंडी सेंटर है ना, वहाँ पे हसीब साहब हैं, MS मैथमेटिक्स करने के बाद आए, तो पहले आते दिन उसकी ड्यूटी क्या लगी कि मेरे 5 वाशरूम्स हैं वो साफ़ करो, क्योंकि वो एक मैं का लिबास जो है ना, शर्म का लिबास, ये हमारे जो पढ़े लिखे हैं वो खुद ब खुद पहन लेते हैं। तो हालांकि हमारा रिलीजन तो नहीं कहता कि आप ये करो, वो आपको काम होता है, ठीक है। तो लेबर क्या, दूसरा सवाल लेबर का था। आज अल्लाह का शुक्र है, उनकी बात कर रहा हूँ, 3 महीने यहाँ पे लगाए, आज रावलपिंडी सेंटर चला रहे हैं, मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं और बहुत अच्छे स्केल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा लेबर को कैसे टैकल करते हैं, तो लेबर को टैकल करने का एक ही फार्मूला है कि उनके साथ मंथली या वीकली मीटिंग्स रखें, उनकी एवेलुएशन करें, जो ग्रोथ दे रहा है आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब आपको पता चलता है कि ये बंदा अब मेरे साथ सिंसियर हो गया है और इसमें एनर्जी भी है, ये आगे भी बढ़ना चाहता है, तो उसको मैं तो अपना बिज़नेस पार्टनर बना लेता हूँ। जो प्रोजेक्ट उसके है ना, उसी को ही और आगे बढ़ा के उसको कहता हूँ मेरे पार्टनर बन जाओ। जैसे ही वो पार्टनर बनता है ना, ये पुर्जा उसका खुल जाता है, ज़हन खुलना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपका पार्टनर बनता है। जिस तरह आप पार्टनरशिप को बढ़ाते जाएंगे, जो उनसे एसोसिएटेड जो भी नई न्यू हायरिंग है या जो आपका पुराना स्टाफ है, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है कि अगर देखो 6 महीने पहले आया, आज पार्टनर भी बन गया है और अच्छे लेवल पे चला गया है, वो भी डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ और ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करते हैं। लेकिन ये जुमला जो आपने कहा कि जो लेबर उसको सोने का चमचा भी और स्टूडेंट और कस्टमर किसी के सगे नहीं है, ये हकीकत है, ये मेरा भी एक निचोड़ है। लेकिन अगर इनको सगा बनाया जाए ना, ये जो मैंने पहले ही बात कर दी, सगा बनाया जाए तो ये सगे बनते हैं। मेरा जो सबसे क्लोज़ रिश्ता है वो मेरे सेलमैन के साथ है। सेलमैन का मतलब मेरे जो बिज़नेस पार्टनर है ना, उनके साथ है। उसकी वजह क्या है, मेरे जितने भी रिश्ते हैं ना, सभी का एक सवाल होता है, क्या कमाया? पैसे नहीं है तो मेरे रिश्ते रुकते हैं। ये ज़हन घूमता है, उल्टा घूमता है। लेकिन जो मेरे पार्टनर है ना, वो मेरी जेबें भरते हैं। वो कहते हैं इरफान भाई ये इस मंथ का प्रॉफिट पकड़े, इरफान भाई ये इस चीज़ के लिए। इनकी वजह से मेरे सारे रिश्ते सेफ हैं। अब मुझे बताओ, ये मुझे जान से बढ़ के क्यों नहीं अजीज़ होंगे? तो जब टीम के साथ, तो लेबर तो मैं कंसीडर ही नहीं करता कोई लेबर है। मैं कहता हूँ मुसलमान है तो वो हुक्मरान है, वो लीडर है। ये PhD वाला लीडर मैं नहीं कंसीडर करता। ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्रियां हो तो हो। मैंने ये कोन आइसक्रीम की फैक्ट्री में गया, अहमद भाई, तो अहमद साहब उनका नाम, अंगूठा लगाते हैं, करोड़ोंपति बंदा है, कौन बनाता है, ठीक है। तो उनके साथ मशीनरी के हवाले से मेरी कुछ पार्टनरशिप्स हैं। तो एक जनरल बता रहा हूँ, तो इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है। हम कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे होंगे तो फलां, तो वो भी किसी वक्त में उसने काम सीखा होगा, लेबर रहा होगा, आज वो लीडर है, अपना बिज़नेस चला रहा है। तो मैं कहता हूँ लेबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ही अगर मुसलमान है तो है ही लीडर। वो लीडर है तो मेहनत करे तो ऊपर आए, बस। अब जिस तरह आपका जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ रहा है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा जाया जाए और ट्रेडिंग वो बिज़नेस आपके हिसाब से वो इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह आपने कहा कि वो तबाह कर देता है और वो मैन्युफैक्चर आपके हाथ में नहीं आता। मुझे ये बताएं कि जो आजकल इस मुल्क के हालात चल रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग को आप किस तरह कॉस्ट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या आप क्योंकि रॉ मटेरियल की आज प्राइस और है, कल और है, परसों और है, तो आप एक कॉस्ट किस तरह निकालते हैं और वो इस सारे मामलात को आप कैसे देख के चल रहे होते हैं? पहले तो मैं ये लॉजिकली बताने की कोशिश करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस में फ्यूचर क्यों है, इसको ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें यह है कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया का डिजिटल दौर है, आप ट्रेडिंग करते हैं, मेरे से माल उठा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चॉकलेट बनाता हूँ और आप यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक महीने के बाद हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है, मेरी वीडियो आती है भाई के पास, अच्छा उधर से बनती है, इतने की मिलती है, ये तो मुझे इतने की दे रहा था, डायरेक्ट हो जाएगा फ़ौरन। ये पहले इसको कहते हैं पंजाबी में ओले, या कुछ दाव पेच भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसको गुरु का नाम देते हैं, ये पहले होते थे। अब तो हर चीज़ खुली पड़ी है, रोशन किताब सामने पड़ी है कि ये बंदा बना रहा है, उधर बना रहा है, इस रेट पे दे रहा है, मैं आपसे क्यों लूँ, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं उठा सकता। लोग उठाते हैं, इस वजह से जो दरमियान के जितने भी लेवल्स हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कट ऑफ होते जा रहे हैं। एक तो ये, और 10 साल के बाद मज़ीद देख लेंगे जो मैन्युफैक्चरर है वही किधर का किधर पहुंचता जाएगा, और ये दरमियान के सोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। और दूसरा पॉइंट का हम ये करते हैं कि हम हर महीने ना अपनी रेट लिस्ट दोबारा रीन्यू करते हैं। एक मिसाल देता हूँ, वर्कशॉप का मशीनरी जो हम बनाते हैं, तो अगर आज स्टील का रेट ये है तो एक महीने में स्टील का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, तो हम स्टार्टिंग में ही उसका लेवल रखते हैं 3%, कि 3% रेट अप डाउन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, पहले ही हम उसको शामिल कर लेते हैं और पूरे महीने ताकि परेशानी ना बने। वैसे इस मुल्क के इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अप ही हो रहा है, डाउन तो नहीं हो रहा। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो बिज़नेस करने के लिए ये बेहतरीन वक्त है, ये मेरे मुताबिक। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि मंडियाँ खाली हो रही हैं, कारोबार नहीं हो रहे फला, भाई मैं 30 साल की उम्र में बैठा हूँ, अभी मैंने टारगेट बनाया है कि अगले साल तक, दिसंबर तक मेरे 100 सिर्फ हुफाज ग्राफ बिज़नेस पार्टनर होंगे, और ये ग्राफ तेज़ी से चल रहा है। मैं कहता हूँ कोई कमाने वाला हो, पैसे की तो कमी है ही नहीं। ये जो बात है ना, मेरे नज़र के मुताबिक लूज़र करता है। हमेशा जो क्रिएटिव है वो कभी सोर्स का रोना नहीं रोता, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा था, वैसा था, नहीं। वो सोर्स पैदा करता है, वो एनर्जी लेता नहीं है। क्योंकि मेरे मुताबिक जो क्रिएटिव है वो सूरज है। अब सूरज किसका मोहताज है? रोशनी, वो तो रोशनी देता है। निचोड़ यही है कि मार्केट के रेट अप एंड डाउन होते हैं, होते रहते हैं, लेकिन इतना नहीं होता कि अगर आज एक चीज़ आपको 800 रुपये मिल रही है, कल वो 1600 रुपये हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो 820 रुपये होगी, 810 रुपये हो जाएगी, इतना ही रेशो से बढ़ते हैं रेट, और कम भी होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते। स्टील भी, लोहा भी, और बाकी मटेरियल्स भी, सोप नूडल्स वगैरह, ये कम भी होते हैं और बढ़ते भी हैं। आप इस चीज़ पे वैसे यकीन रखते हैं कि अगर आपके रेट्स पीछे से रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है तो आप भी रेट सस्ते करें, या बेचाल चलते रहते हैं कि उसी रेट पे आप खड़े रहते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कर लेते हैं? लेकिन हमारा तो यही है कि अगर रेट जब सस्ता होता है ना, वो भी उसी रेशो से ही होता है जिस रेट से रेशो से बढ़ता है। यानी कि 2-3% रेट अप हुआ तो कभी कभार 2-3% रेट डाउन हो गया। जब अप हुआ उस वक्त भी हम रेट नहीं बढ़ा रहे होते, जब डाउन होता है तब भी वही रेट रखते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका जो पहला बिजनेस था जो आपने लाइफ में स्टार्ट किया, वो क्या था, और एट द बैक ऑफ योर माइंड क्या एक रीज़न था कि बिज़नेस ही करना है, जॉब की तरफ नहीं जाना? कि जिस तरह भी आपने क्वालिफिकेशन का अपना बताया कि बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती, तो आपकी क्वालिफिकेशन और आपका बिज़नेस डिफरेंट लाइन्स हैं बोथ ऑफ देम। तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या ऐसी बात थी कि आपने सिर्फ बिज़नेस ही करना है, आपने जॉब की तरफ नहीं जाना, और वो पहला बिज़नेस क्या था जो आपने स्टार्ट किया? वो तो अगर आप तालीम के बाद पूछें तो और था, क्वालिफ़िकेशन से पहले और था। यानी कि जब मैं तीसरी क्लास में था, अपने गांव में गली गली फिर के समोसे बेचता था, और रोज़ाना असर से लेकर मगरिब तक 3 गलियों में मैंने फेरी लगानी होती थी। एक हाथ में समोसे की थाली होती थी, एक हाथ में चटनी वाली बाल्टी होती थी। 5 रुपए के 6 समोसे उन दिनों हम देते थे। तो मेरी माँ ने मुझे बार्गेनिंग सिखाई। मेरी माँ घर में समोसे तलाई करके देती थी, घर में फाके थे, कच्चा घर था, ठीक है। तो ये कंडीशन थी 2003 की, 2004 की बात है ये, कि ये हालात थे घर के। तो उन दिनों में समोसे बेचने स्टार्ट किए, गली गली फिर कर।
तो तकरीबन 4 से 5 साल ऐसे ही समोसे बेचे। शुरू में पहले दिन मुझे याद है कि मैं 10 समोसे लेके गया और वो 10 रुपए के बेच के आया। तो मेरी माँ ने बड़े खुशी से गले लगाया और कहा कि आप कारोबार करना, ठीक है। तो बस वो ही दिन था कि आहिस्ता आहिस्ता समोसे बेचने से फिर गाड़ियों में जूस के डब्बे बेचना शुरू किए। फिर करते करते मैं इधर लाहौर आ गया। लेकिन करना तो अपना ही कारोबार था, लेकिन सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी नहीं चलती, घर वालों की भी सम टाइम जब तक आप उनके अंडर होते हैं सुननी पड़ती है कि सभी की फोर्स थी कि आप नौकरी करो। मैंने इधर यूएस डेनिम फैक्ट्री में नौकरी की, एफएससी करके यहाँ पे आया था, यानी कि हमारे गांव के सामने जंगल था, वहाँ से लकड़ियाँ भी लेके आए, वो बेचना शुरू की। पहले पैदल जाते थे, फिर 1 साइकिल ली, फिर 2 साइकिल, हम 3 भाई हैं, फिर 3 साइकिल ली। करते करते फिर जब इधर फैक्ट्री में मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरी 7,000 सैलरी थी और ड्यूटी क्या थी, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 घंटे ड्यूटी होती थी। और काम क्या था, शुरू में मशीनों की सफाई करना, स्वीपरी का काम मुझे मिला। करते करते 6 महीनों में वो मेहनत की, स्ट्रगल की कि वो वहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया, क्वालिटी चेकर का भी। फिर एक वक्त आया कि पूरी मशीनरी की जो है ना वो सिस्टम मिल गया, केमिकल मिक्सर भी, और मतलब मल्टी डेजिग्नेशन मिले। तो निचोड़ ये बता रहा हूँ कि मैंने जब नौकरी स्टार्ट की उसी के साथ ही मैं पैदल कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी में गया एडमिशन लेने के लिए। पहले दिन मेरी हालत ये थी कि वहाँ पे फीमेल स्टाफ था, तो उनसे जब बात करने लगा कि मैंने एडमिशन लेना है, गांव से आया था, मेरे से बात ही नहीं हुई, शर्म के मारे वापस चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आया, मेरा एडमिशन हुआ, मैंने पढ़ा। स्टडी के दौरान ही मैंने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट विन किया। कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैंने एक स्टूडेंट कैफ़े के नाम से कैफ़े बनाया। मेरे पास तो पैसे नहीं थे, आप जैसे भाई के साथ पार्टनरशिप करके उसने कहा कि मंथली 20,000 आपको दे दिया करूँगा, मैं पैसे लगाता हूँ। मैंने कहा लगाओ, सुपरविजन मैं कर लूँगा। तो जो लेक्चर फ्री होता था मैं जाके सुपरविजन करता था। अब मेरी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ना शुरू हो गई। एक तो मुझे फैक्ट्री से 7,000 मिलता, दूसरा मुझे 6 महीने के बाद 33,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलता कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से, वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, तीसरा मंथली 20,000 वहाँ से आना स्टार्ट हो गया। फिर जैसे मैंने बैचलर ऐसे किया, फिर एमएस किया। एमएस करने के बाद मेरे पास एक बैचलर करने के बाद एक मुश्किल स्टेप ये था कि अब क्या करूं। तो मैंने अब जॉब क्विट करनी थी और अपना ही बिज़नेस करना था। तो पब्लिक प्लेस पे मेरा तजर्बा नहीं था, तो मैंने पब्लिक प्लेस पे इधर ही जहाँ पे आज मेरा ट्रेनिंग सेंटर है लाहौर में, उसके सामने ही मैंने जूस की रेडी लगाई। तो बीएस के फ़ौरन बाद ही कॉमस्टेट्स में मेरा रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट भी हो गया, वो भी साथ मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। और साथ सुबह सुबह मोटरसाइकिल पे मंडी जाना, अगर गर्मियों का सीज़न है तो मैंगो और मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टॉल पे रख के यूनिवर्सिटी चले जाना, पढ़ा के सेकेंड टाइम टाई पैंट कोट उतार के साइड पे, और फिर जूस बना के मग्गे देने। मैंने बिज़नेस वहाँ से असल बिज़नेस सीखा, एक रेडी से असल बिज़नेस जो मेरा दिमाग खुला है ना, वो उस बिज़नेस से खुला है। 3 महीने के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। जब यहाँ से मुझे 80,000 मंथली आना शुरू हो गया ना एक रेडी से, मैंने कहा ये सुबह से शाम तक खपता हूँ मैं, पैंट कोट टाई तो है लेकिन घर में तो खुशहाली नहीं आ रही। 25 तारीख के बाद जेबें फिर खाली होती हैं, अब क्या करूँ। मैंने जॉब छोड़ी, पूरा फोकस उधर किया। कुछ अरसे के बाद फिर समझ आया कि ये बिज़नेस मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। फिर मैंने एक स्कूल बनाया, पंजाब साइंस स्कूल, उसको मैंने ठेके पे दे दिया। तो मंथली कुछ वहाँ से आना शुरू हो गया, और स्कूल 1 बनाया, फिर 2 स्कूल बनाए, फिर 3 स्कूल बनाए। कोरोना के दिनों में स्कूल थोड़ा सा डाउन चला गया। फिर हमने ये फैक्ट्री का काम स्टार्ट किया कि अब लोगों को बिज़नेस सिखाएं। तो मेरे उस्ताद रेहान अल्लाह वाला साहब, उन्होंने मेरा ये झाका और डर ख़त्म किया, मुझे सोशल मीडिया पे लाए। और उसके बाद जो है ना फिर ये ग्राफ रुका नहीं, चलता गया। आज अल्लाह का शुक्र है। जो आपने रेडी के बाद, जिस तरह अभी आपने जब बताया कि जिस तरह आपने स्कूल एक शुरू किया, तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी और स्कूल ही क्यों, एजुकेशन सेक्टर की तरफ ही क्यों, एक फूड से एकदम स्कूल की तरफ आप आए? आपने बिल्कुल बताया कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था कि आप एक रेडी के ऊपर जूस बेचें, मतलब कि आप बीएस कर रहे हैं, उसके बाद आप टीचिंग भी कर रहे हैं, आपने एमएस की तरफ भी जा रहे हैं, तो एक स्कूल ही क्यों?
हाँ, इसकी एक रीज़न ये है कि जब मैं कॉमर्स में पढ़ाता था ना, उन दिनों मैं अभी पढ़ा के आया ही था, तो मैंने ना जूस पे बना रहा था, रेडी पे ही खड़ा था, उधर जूस बनाता था मैं। तो मेरा एक स्टूडेंट आया, टांग पे टांग रख के बैठ गया ऐसे सामने, और ऑर्डर पता क्या लगाता है, सर जी, एक उसका दोस्त था, सर जी 2 मग्गे जूस थे लाना, समझ आई। तो मैंने जूस तो उसको बना के दे दिया, लेकिन वो बात मैं दिल पे ले गया, देखिए यार, आई हैव टू चेंज दिस बिजनेस। ठीक है, कर लिया, लेकिन क्लास में बादशाह होता है उस्ताद, इधर ये क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैंने थोड़ा दिल पे ली। उसके बाद मैंने कहा कि ये बिज़नेस, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी है, मैं काम अच्छा कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने होम ट्यूशनिंग भी की, लेकिन मैंने साथ फिर स्कूल लॉन्च किया कि ये मेरी फील्ड का है। एक तो ये कम पैसों में हो रहा था, 1.5 लाख रुपए से मैंने स्टार्ट किया। एक पार्टनर मैंने मिलाया, 1.5 लाख उसने मिलाए, 1.5 लाख मैंने बनाए, 3 लाख से स्कूल का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। और ये जो स्कूल के जब आपने इसको स्टार्ट किया तो कौन से इनिशियल स्टेप्स थे जिनको आप लेके चले और आपने इस स्कूल की तरफ आपने मतलब इसको एक इदारे को जब आपने स्टार्ट किया, एक स्क्रैच से स्टार्ट किया, क्योंकि देखें एक स्कूल स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, आपको हर चीज़ चाहिए, क्लासरूम चाहिए, उसके अंदर टीचर्स चाहिए, उसके अंदर चेयर्स चाहिए। तो क्या इनिशियल स्टेप्स थे जो आप फॉलो करते हुए आपने माशाल्लाह एक उसको अब मल्टी ब्रांचेस में आप उसको तब्दील आपने किया, तो क्या वो स्टेप्स क्या थे उसके? स्कूल के स्टेप्स तो एक तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी बिज़नेस है ना, बाहर से लगता है हवा, जब उसमें इंटर होते हैं वो कव्वा लगता है, कुछ भी नहीं होता, फूँ फा होती है, बाकी झाका ही होता है और कुछ नहीं मेरे ख्याल में। तो बस जब सोच लिया शुरू करना है तो फिर वो शुरू किया। पहले बिल्डिंग के लिए जगह देखी, ठीक है, तो जब वो जगह देखी तो पहला जो मेन पॉइंट था ना, जिसकी वजह से एक बिज़नेस में मुझे लॉस हुआ, कि जब किसी के किराए की जगह पे हम बिज़नेस करते हैं ना, तो बिल्डिंग ओनर, ये अलमिया है पाकिस्तान का, कुछ ही अरसे पे कब्ज़ा कर लेता है जब बिज़नेस चल पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने उस सबसे पहले बिल्डिंग ओनर को बाउंड किया कि भाई मेरे साथ 5 साल का एग्रीमेंट करो। तो उसने कहा ओके। तो जब ये कई बिल्डिंग तो हमने ऐसे ही छोड़ी, वो कहता नहीं 5 साल का नहीं कर सकते। मैंने कहा हमने काम नहीं करना फिर आपके साथ, आप किसी और को दे दें। तो एक बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग सेलेक्ट की, 5 साल के एग्रीमेंट किया। उसके बाद शुरू में कोई स्टाफ हायर नहीं किया, एक मेरा पार्टनर और एक मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मिसेज, मेरा एक बेटा उस टाइम तकरीबन 6 महीने का था। मैंने स्कूल में झूला रख लिया, जो हमारी आया जी थी वो उसको हायर किया, उसका काम सफाई भी करना और बच्चे को झूला भी देना, ये उसकी ड्यूटी लग गई। तो बच्चे को भी साथ ही ले आते थे। और उसके बाद मैं ही सिक्योरिटी गार्ड था, मैं ही प्रिंसिपल, मैं ही वाइस प्रिंसिपल, मैं ही एडमन और मैं ही रिसेप्शनिस्ट, सारे काम मैंने करने। मेरी मिसेज ऊपर वो देखती थी टीचिंग को। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे स्टाफ हायर करते गए। तो मेरा ये मानना ये होता है कि जब आप किसी भी खैर के काम में स्टेप उठाते हैं ना, तो अल्लाह पाक खुद मदद करता है। जब ये बिज़नेस स्कूल का अच्छा चल पड़ा, महीने का 1.5 लाख मुझे आना शुरू हो गया, यानी कि ऑटो पायलट पे हो गया मेरा बिज़नेस, के मेरे होने से या मेरे ना होने से मेरे बिज़नेस को फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त तक एक सीट मेरे पास थी, वो थी प्रिंसिपल की सीट, और वो सीट छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कि खून पसीना लगाया मैंने ही सारे पे, बिल्डिंग पे डिस्टेम्पर पेंट अपने हाथों से किया, पेंटिंग अपने हाथों से की, बैनर अपने हाथों से, सब कुछ अपने हाथों से किया, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल था वो छोड़ना, लेकिन जब अल्लाह पाक रास्ते बनाता है तो एक वो इस तरह से फ़ीमेल आई, उनका इंटरव्यू किया, मैंने कहा आज से प्रिंसिपल की सीट आप संभाल लें। उसके बाद एक रेडी से स्कूल से उसके बाद प्रोसेस फूड की तरफ और फिर मेटल वर्क की तरफ, ये रुझान किस तरह आया? और इस तरफ आपने एकदम एजुकेशन सेक्टर से हट के फिर आप एक डिफरेंट नीश में चले गए। ये आप नीश काफ़ी बदलते गए हैं पिछले कुछ एक अरसे के अंदर, तो ये नीश बदलने की वजह क्या थी? आप सिलेक्ट किस तरह करते थे अब मैंने इस नीश में जाना है, और आप वो नीश सेलेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर वर्किंग कैसे करते थे? ये सारे क्या मामला थे? अच्छा, कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो आप अच्छा लगे या बुरा लगे, उसकी इंटरेस्ट पैसा ही होती है, आप माने या ना माने। उसको जिधर से अट्रैक्शन फील हो जाए और वो देखता है कि इसमें फ्यूचर क्या है। स्कूलिंग का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप अपने एरिया में ना 3 से 5 किलोमीटर में लिमिट हो जाती है। वो एक लिमिट ही होती है, जब वो लिमिट फुल हो गई उसके बाद फिर आप सोचते हैं अब मैं क्या करूँ।
तो मैंने कहा कि अगर मैं अगर इधर खुद बैठता हूँ तो मेरी वैल्यू लाख डेढ़ वाली नहीं है, मैंने और आगे कमाना है कि मेरी गुर्बत लाख डेढ़ में ख़त्म नहीं होनी, मैंने और आगे बढ़ना है। तो उसके लिए फिर यही किया कि मेरे बड़े भाई रिजवान फैक्ट्री वाला साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि आप फिज़िक्स के बंदे हो, कोई नई चीज़ बनाओ। तो मैंने उस पर काम शुरू किया। मेरी जो पहली प्रोडक्ट थी ना वो इलेक्ट्रिक बाइक थी। अच्छा। जो मेरे खुद भी आज के दिन भी है, मैं चलाता हूँ इलेक्ट्रिक और बाइक किस मैंने बनाई। किस साल में आपने ये बात है आज से कोरोना के दिनों की बात है, तकरीबन 4 साल पहले लगा लें। अच्छा। कोरोना उस टाइम एंडिंग पे था बिल्कुल। अच्छा। तो उन दिनों बिल्कुल ही फ्री थे वैसे। तो मैंने दिन रात इस पे मेहनत की, सुबह से रात 2-2 3-3 बजे तक काम किया। इलेक्ट्रिक बाइक जब मैंने बनाई, ये मेरी पहली प्रोडक्ट थी कि मैंने कुछ किया। यही मेरी काविश देखते हुए मेरे उस्ताद रियान अल्लाह वाला साहब ने मुझे इरफान साइंस वाला का नाम दे दिया। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने मोबाइल चार्जर पे रिसर्च शुरू की कि चार्जर सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो ये किट हम नहीं बना सकते इधर। वो किट मैंने फिर बनाई। आज के दिन भी उस किट के ऊपर भी मेरा नाम इरफान साइंस वाला आपको मिलेगा। किट मैंने बनाई। ये करते करते फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मशीनरी की फील्ड में आ गए, एलईडी का काम करवाना शुरू कर दिया। तो फिर बस एक जुमला और लाइन दिमाग में बैठी हुई थी कि आप जो चीज़ चाहते हो ना वो बांटना शुरू कर दो। इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हो, बांटना शुरू कर दो। मशहूर होना चाहते हो, लोगों को मशहूर करना शुरू कर दो। अमीर होना चाहते हो, लोगों को अमीर करना शुरू कर दो। फैक्ट्रियों के मालिक बनना चाहते हो, लोगों को फैक्ट्रियों के मालिक बना दो। तो मैंने इस फ़लसफ़े पे जब काम शुरू किया तो दिन दुगनी और रात चुगनी अल्लाह पाक ने तरक्की दी है। अभी आपने जिस तरह बताया कि आपका प्रोसेस फूड का, जिस तरह चॉकलेट का और इस तरह के आपके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, तो मेरे एक जहन में एक सवाल ये भी है कि आप उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस को किस तरह मद्देनज़र रखते हैं कि क्योंकि ये वो चीज़ है जो एक बच्चे से लेके शायद एक बड़े तक जाती है, तो वो चीज़ की क्वालिटी और उस चीज़ को मुज़र सेहत ना होना, या इसको किस तरह आप इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं या आपकी टीम के साथ मॉनिटर कर रही होती है? और अगर कोई बंदा इस बिज़नेस में आना चाहता है, प्रोसेस फूड के बिज़नेस में, तो उसको क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं इसको फॉलो करने के लिए कि उसकी क्वालिटी भी रहे और वो जिस जगह पे उस चीज़ को सप्लाई कर रहा है वहाँ के लोगों के लिए वो मुज़र सेहत ना बने वो चीज़? ठीक है। फूड आइटम में ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कि फ़ूड आइटम है तो डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता किसी की भी सेहत ख़राब होगी तो बड़ा मुश्किल, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस कंप्लेन को। तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रेड मार्क। बिल्कुल। ट्रेड का मतलब तिजारत करना, मार्क का मतलब मार्का या नाम, कि वो नाम जिस पे आपने तिजारत करनी है, इसको हम ट्रेड मार्क कहते हैं। आईपी ऑफिस से यह ट्रेड मार्क होता है, 15,000 रुपये का ट्रेड मार्क हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद आपको चाहिए होगी मशीनरी, वो मशीनरी हम प्रोवाइड कर देते हैं। मशीनरी के बाद बाकी प्रिंटिंग और लेबलिंग, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इसको कैसे मैनेज करता हूँ फूड आइटम्स को। तो उसमें यह है कि जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना उसको हम PCSIR लेबॉर्ट्री से पास करवाते हैं। ये गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री है, इछरे के करीब लाहौर में इनका ऑफिस है। जब वो स्टैंडर्ड फार्मूला क्लियर हो गया, वहाँ से पास हो गया, उसके बाद आता है पंजाब फूड अथॉरिटी। बिल्कुल। ये समनाबाद में इनका ऑफिस है। ठीक है। वहाँ से हम उनका लाइसेंस लेते हैं। जब वो हो गया फिर आता है हलाल का सर्टिफिकेट। ये 15 दिन का पूरा सिस्टम होता है। हम जिसको भी बिज़नेस करवाते हैं ये सर्टिफिकेशन उसको हम करवा देते हैं कि आपने इस तरह प्रोसीजर बता देते हैं, वो जाके लेते खुद हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो भी नई चीज़ लेके आता हूँ पहले मेरी अपनी लेबॉर्ट्री है माशाल्लाह, वहाँ पे रिसर्च होती है। उस पर रिसर्च होने के बाद वो चीज़ PCSIR में जाएगी। फार्मूला पास होने के बाद जब फूड अथॉरिटी और हलाल से अप्रूव हो जाती है फिर हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद 15 के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं कि एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए, हाथों पे ग्लव्स होने चाहिए, चेहरे पे मास्क होना चाहिए, हेड कैप होनी चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, आसपास कोई बहुत ज़्यादा वो गंद वाला एरिया नहीं होना चाहिए, जाना है तो जूते उतार के जाना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी। ये सारे के सारे पंजाब फूड अथॉरिटी के रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी पड़ती। अच्छा इरफान भाई, जैसे आपने पहले बताया कि कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले एक रिसर्च होनी चाहिए और एक रिसर्च करके आपको एक नीश सेलेक्ट करनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है या इस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है।
मैं इरफान साइंस वाला को नहीं जानता, ठीक है, और मुझे बिज़नेस करना है, ओके, और मेरा आप तक पहुंचना या रसाई मेरे पास नहीं है, और मुझे जॉब से तंग आके मैं बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ, या मुझे बिज़नेस की तरफ ही आना है, तो मैं कौन सी चीज़ें माइंड में रख के एक रिसर्च स्टार्ट करूँ कि मैं किस स्टार्टिंग पॉइंट एक पूछना चाह रहा हूँ समझ कि आ- कौन से स्टार्टिंग पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँ। ओके। स्टार्ट बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा करना क्या है, उस कंडीशन में करना क्या है। बिज़नेस कब शुरू होता है? बिज़नेस उस दिन शुरू हो जाता है जब आपके दिमाग में ख्याल आ जाए कि मेरा कुछ अपना होना चाहिए। और आसान अल्फाज में कि शादी एकदम नहीं होती, पहले मंगनी होती है, मतलब ठीक है, भूख होगी तो फिर पहले कुछ होगा। चक्कर लगना शुरू होते हैं। तो ये एक सीधी सी एग्जांपल है। तो ये बिज़नेस का जो ख्याल है ना, ये अच्छे ख्यालों में से एक ख्याल है, और अच्छा ख्याल अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं आ सकता, ठीक है। जब अच्छा ख्याल उतरता है तो वो उसको काबू करना चाहिए कि मैंने बिज़नेस करना है। ये ख्याल काबू हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैं कौन सा बिज़नेस करूँगा और कैसे। मैं कौन सा बिज़नेस करूँगा, इस पे बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप वो बिज़नेस करें जो आपके बाप या दादा ने किया हो। अगर वो कर लेंगे, ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बाप दादा ने बिज़नेस नहीं किया, फिर आप वो बिज़नेस करें जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट कोई उल्टी सीधी है और लगता है कि मेरी इंटरेस्ट तो और चीज़ पे है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर किसी की इंटरेस्ट क्रिकेट की है, भाई बैट बना के बेच लो, बॉल बना के बेच लो, ठीक है, ये इसकी किट शूज़ ये बेच लो। यानी कि अपनी इंटरेस्ट पे काम करेंगे ना तो उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर इंटरेस्ट भी नहीं है और पैसा लेकिन थोड़ा बहुत है, तो फिर वो बिज़नेस करो जो हर घर की ज़रूरत हो, ठीक है। यानी कि जिसमें आप अपने किचन में जाएं ना, घर में जाएं, खोलें, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, मसाला जात, चीनी, आपको सारी आइटम मिलेंगी जो आपके घर में है। तकरीबन वो सभी के घर में है, किचन आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो वो मजबूरी है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो वो काम करो जो हर घर की ज़रूरत हो, तो और सदाबहार हो। मसलन साबुन है, सरफ़ है, डिटर्जेंट के हैंड वॉश, डिश वॉश, फिनाइल, हार्पिक, नील, टॉयलेट क्लीनर, ये तमाम के तमाम बिजनेसेस ऐसे हैं जो सदाबहार हैं। ना मौसम की टेंशन होती है, ना सीज़न की टेंशन होती है, और ये यानी कि चलने वाले कारोबार हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 है और मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे कोई मशवरा मांगता हूँ कि मुझे बिज़नेस करना है और इस 50,000 के बजट के अंदर बिज़नेस करना है, तो आप मुझे क्या मशवरा देंगे, कौन सा बिज़नेस किया जा सकता है आजकल के दौर में एक 50,000 की अमाउंट के साथ? इसमें काफ़ी बिजनेसेस हैं, लेकिन इस वक्त जो टॉप सक्सेसफुल बिजनेस है वो है लॉलीपॉप। कि लॉलीपॉप घर में एक पतीले में बन जाता है। हम 50,000 का मटेरियल आपको देंगे लॉलीपॉप का, बिल्कुल फ्री में बनाने की ट्रेनिंग भी दे देंगे, फ़ौरन ही आधे घंटे के अंदर अंदर ही मटेरियल भी मिल गया, ट्रेनिंग भी मिल गई। 50,000 के लॉलीपॉप बना के 80,000 के बेच भी लेंगे आप। एक तो ये लॉलीपॉप का बिज़नेस आ गया। दूसरा वाशिंग पाउडर का बिज़नेस। इसके केमिकल्स, मटेरियल्स, फार्मूला, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देंगे। इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए होगा, एक आपको टब चाहिए है और हाथों में बस ग्लव्स वगैरह पहन के आप मिक्सिंग कर लें। और एक सिर्फ सीलर मशीन चाहिए जिससे आपने पैकेट को, पाउच को सील करना है। 22,000 का वो सीलर है, बाकी आप रॉ मटेरियल कर लें। वाशिंग पाउडर का बिज़नेस हो जाएगा। उसके बाद आप मसाला जात का कारोबार कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बिरयानी मसाला है, हम खुला बिरयानी मसाला दे देंगे आपको, डब्बे भी दे देंगे, अंदर का पाउच है वो भी दे देंगे, एक सीलर मशीन भी दे देंगे और सारा तरीका भी सिखा देंगे। ये सब 50,000 में मिल 50,000 के अंदर आ जाएगा। 50 का करके ये आपका 70-75,000 का सेल हो जाएगा। बिरयानी मसाले के बाद इसकी मसाला जात की पूरी डिमेन हमारे पास। बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, अचारी मसाला, मछली मसाला, ये मसाले जात की आ गई। उसके बाद पाउडर शेप में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, ये पाउडर शेप में, यानी कि मल्टी बिजनेसेस हैं ये। इसके बाद मिक्स खीर हम दे सकते हैं, ऐसे ही सिरका जात मिल जाएंगे आपको। तो ये 50,000 में किए जाने वाले कारोबार है जो अपने नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ 50,000 बड़ी अमाउंट है मेरे नज़दीक, क्योंकि हमने गुर्बत देखी है कि अगर एक बंदा नौकरी करता है ना
और उसकी तनख्वाह 30,000 है सिर्फ या 40,000 है, वो हर महीने 2-2 हज़ार करके जोड़ता है, उसको 50,000 जोड़ने में भी 2.5 साल लग गया। मुझे पता है उसकी वो 50,000 नहीं है उसका, वो फिर 50 लाख है उसका वो मेरे नज़दीक। तो ये है कि मल्टीपल बिजनेसेस कर सकता है। इससे कम रकम हो तो हम क्या कहते हैं, आ जाओ हमारे पास रहो, खाना पीना भी खाओ, रिहाइश भी ले लो, चीज़ बनाना सीख लो, हमारी प्रोडक्ट उठाओ, मार्केट में बेच दो, 4 आने कमा लो, जब पैसे कमा लो इधर से ही माल लेके अपने एरिया में जाओ, बेचो और कारोबार करो। 50,000 का माल तैयार हो गया, आपने ये फॉर एग्जांपल आपने लॉलीपॉप का भी बिजनेस मुझे बताया, मैंने आपसे वो मटेरियल भी ख़रीद लिया, आपसे मैंने बनाने का तरीका भी सीख लिया सारा, और वो उसको मैंने मैन्युफैक्चर करके रख भी लिया, तो अब उसको मैंने बेचना किस तरह और कैसे बेचना और बेचना कहाँ पे है? ठीक है, लाहौर शहर के अंदर तो नहीं, मैं अपना लॉलीपॉप लेके अगर निकलूँगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना बेचना, उसको किस तरह बेचा जाए? लाहौर शहर के अंदर ही मैं 10 से ज़्यादा बंदों से आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ, कम अज़ कम कह रहा हूँ, जो मंथली 2 से 3 लाख रुपए लॉलीपॉप बेच के कमाते हैं। मेरे हाथों के लगाए हुए पौधे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लॉलीपॉप लाहौर शहर, अब ये हम जिस जगह बैठे हैं इससे थोड़ी सी पीछे जिधर से मैं आया हूँ, शेरशाह कॉलोनी, आप एक दफ़ा लेके निकले तो सही, 1 घंटे में 1,000 ना कमा लें तो आप भी इधर हम भी इधर। तो लाहौर शहर में भी बिकता है, खूब बिकता है लॉलीपॉप। करियाना की आइटम है, बच्चों की आइटम है, बच्चा ब्रांड कॉन्शियस नहीं होता, ये सिर्फ रखेंगे जार में डाल के। हाँ, शुरू में तो आपको ख़ुद लेके निकलना पड़ेगा, एक दफ़ा आपको अपने अंदर की डर, शर्म, झाका, खौफ, ये चीज़ें ख़त्म करके, और सबसे बड़ी चीज़ जो है अपने गर्दन का सरिया जिसको हम कहते हैं मैं या अना का बुत, इसको ख़त्म करके एक दफ़ा आपको निकलना पड़ेगा कि मेरी अपनी प्रोडक्ट है और मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो उसको जब लेके निकलेगा, करियाने वाले अगर बाकी जो बड़ी कंपनियाँ उसको 20 रुपये बचते हैं 1,000 पे, अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो करियाने वाले को आप 100 रुपये भी मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन इतना ज़्यादा है माशाल्लाह। 250 रुपये का जार तैयार होता है, 500 रुपये का सेल होता है। ठीक है, तो ये बिकता है। हमारी ना एक मार्केट के अंदर एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है उधार की, और ये स्पेशली क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस भी रहा कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ, मेरा कुछ अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ मेरा, जिनके मालिकान के साथ मेरा उठना बैठना भी है, तो एक बड़ी उनके अंदर एक कॉमन प्रैक्टिस है उधार करने की। तो ये आपकी ये वाली जो प्रोसेस फूड की है, फूड की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली ये जो पैकेज्ड फूड है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर और करियाने की दुकानों का ही सौदा है, और ये इन दुकानों पे ज़्यादातर उधार ही बिकता है। तो अगर मेरे पास सरमाया ही 50,000 है और वो 50,000 ही मैंने उसके अंदर लगा दिया, तो वो एक उधार का जो एक क्रेडिट का जो मामला है उसको आप फिर किस तरह कैटर करेंगे? आप उसको किस तरह लेके चलेंगे कि आप एक बैच आपने बनाया 50,000 का, आपने उसको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, जिस तरह आपने मुझे बताया कि अगर मैं खुद निकलता हूँ मार्केट के अंदर और मैं उस चीज़ को बेच के आता हूँ, बिक गया, मैंने अगले ने मुझे कहा कि 1 महीने के या 15 दिन के उधार के ऊपर आप देते हैं, तो उन 15 दिन में फिर मैं क्या करूँगा? ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्या उधार बेचना ही ज़रूरी है? मार्केट की प्रैक्टिस है, आप पाकिस्तान के अंदर उधार के बगैर तो कोई चीज़ बेच नहीं सकते। मेरे 21 बिजनेसेस हैं, मैं एक दिन, एक लम्हे, 1 मिनट का भी उधार नहीं करता, मैं नकद बेचता हूँ, मेरी बिकती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि जहाँ पे कंपटीशन आया था वहाँ पे आपका जो बायर है, जो रिटेलर है, वो एक अपर हैंड पे चला जाता है और वो फिर आपको ब्लैकमेल करता है इस मामले में। अब आ उसको आप जाते किस हैं तरह कैटर मैन्युफैक्चरिंग पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग आपकी अपनी है ना, तो फिर चीज़ बिकती है नखरे से, नखरा होता है फिर चीज़ बिकती है, और प्रोडक्ट में जान हो, रेट इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मार्केट के मुताबिक रेट कंपेटेबल हो, चीज़ में जान हो, नकद बिकती है। मैं तो भाई नकद नहीं बेचता, मैं एडवांस बुकिंग पे बेचता हूँ। लोग 1-1 महीने पहले आके पैसे दे के जाते हैं, महीने बाद चीज़ देता हूँ। बात समझ आ रही है? मतलब आप अपनी प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं कि अगर मैं फ़र्ज़ करें आपको 50,000 रुपये में मैं कहता हूँ मुझे बिज़नेस शुरू करवा दें लॉलीपॉप का और चॉकलेट का, और आप मुझे फिर इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि वो उधार पे नहीं जाएगी, वो नकद पे ही जाएगी, और उस चीज़ का आप मतलब कि श्योरिटी देते हैं कि वो उसकी मनी बैक गारंटी भी आप दे रहे हैं कि आपके वो चीज़ वो नकद पे ही जाएगी और 1 महीना पहले एडवांस पे वो बिकेगी? नहीं, एक लेवल आता है जब महीना पहले एडवांस होता है। स्टार्टिंग में तो नकद का हम सिखाते हैं, इसकी हम हर संडे को सेमिनार करते हैं 3 घंटे, मेरी टीम, और आखिर में 10-15 मिनट में खुद सेमिनार हम करते हैं कि चीज़ को नकद कैसे बेचना है।
ठीक है। और हमारा एक अलमिया ये है कि हम सभी उधार ख़रीदना चाहते हैं और नकद बेचना चाहते हैं, जो कि एक गलत कानून है, चीज़ ही गलत है। अगर उधार ख़रीद ली फिर भी तो हेडेक बनती है ना, ठीक है। तो क्यों खुद ही मोल लेके आ रहे हो सिर पेड़। तो मेरा तो कहना यही है कि नकद बिकती है, किराने की आइटम है ये। हाँ, अब सवाल ये कि नकद कैसे बेचें। उसका तरीका ये है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आप अपना आज ही टिकटॉक पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे अकाउंट बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, यूट्यूब पे बनाओ। लोग पेमेंट पहले भेजते हैं फिर आप माल भेजें। हज़ारों लोग ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लॉलीपॉप और इस तरह की आइटमें हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बेच सकते हैं? हमारी बहुत बिक रही हैं भाई, हम बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। आप टिकटॉक खोलें आपको नज़र आ जाएगी, फेसबुक खोलें, फेसबुक या टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जिधर दिल करता है चॉकलेट फैक्ट्री या चॉकलेट लिखें, इतने लोगों के नंबर आ जाएंगे, आप करें। एक दूसरा, दुकानदार को भी देना है तो पहले हफ्ते तो सिर्फ एक तारुफ होता है, दुकानदार माल पहली दफ़ा में नहीं रखता। दूसरे हफ्ते में जब जाएंगे ना तो आपकी जान पहचान थोड़ी सी मज़ीद बढ़ जाती है। जब तीसरे हफ्ते में जाते हैं ना, कुछ दुकानदार कहेंगे माल रख जाओ और बिक गई तो पेमेंट लेना। अगर उधार बेचना है तो तीसरे हफ्ते सेल शुरू होती है, लेकिन अगर नकद ही बेचना है उसको कहना है भाई ये है, रखना है तो रख लो, नहीं तो मैं अगले दफ़ा फिर आ जाऊँगा, लेकिन मैं बेचता नकद ही हूँ। चौथे हफ्ते पे जाके आपकी कैश पे चीज़ बिकना शुरू होती है। तो आपको हौसला रखना पड़ेगा 1 महीने का कि ये 40 दिन गुजर गए हैं भाईजान, आपका पेट्रोल भी लग रहा है, फैक्ट्री में लेबर की तनख्वाही भी जा रही हैं, बिजली भी लग रही है, गैस भी लग रही है, आपका पैसा भी लग रहा है, लेकिन चीज़ बिक नहीं रही। चीज़ चौथे हफ्ते में जाके बिकती है। दुकानदार जो वाकई दुकानदार है, हाँ कोई ताल्लुक वास्ता वाला ले ले अलग बात है, या किसी ने नई दुकान डाली है वो ले ले, लेकिन जो पुराना दुकानदार है ना, जो बिजनेसमैन है, या तो वो उधार पे लेगा या वो आपको देखेगा कि फसली बटेरा है या ये मुसलसल टिक के काम करने वाला बंदा है। तो जब उसको चौथे हफ्ते में यकीन आएगा कि बंदा बार बार आ रहा है, ठीक है, तो कैसे सोचता है दुकानदार, अच्छा बंदा मुझे कोई मार्केट का बंदा लगता है, बंदा मुझे कोई कंपनी का बंदा मुझे लगता है कि वो बार बार सेम टाइम पे अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी चीज़ में जान भी होगी। फिर चौथे हफ्ते में वो एक लिस्ट लेके जाता है, ये देखो आपके पड़ोस में ये दुकानदार भी ले रहा है, ये दुकानदार भी ले रहा है, हाजी साहब को भी मैं दे के आया हूँ, अभी फौजी साहब को भी दे के आया हूँ, भाई आप भी रख लो, अब तो मेरी चीज़ बड़ी बिक रही है। अब वो कहता है ठीक है भाई, एविडेंस के साथ जब बात होती है चलो आप भी रखवा दो, ठीक है। तो ये मेरी एक प्रैक्टिस है कि चीज़ नकद बिकती है। हाँ, दुकानदार पिघलता किस बात पे है, 2 चीज़ों पे, एक क्वालिटी और दूसरा मार्जिन। मार्जिन अच्छा दे दुकानदार को, ठीक है, और क्वालिटी चीज़ में हो तो चीज़ बिकती है और नकद बिकती है। मार्केटिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे मार्केटिंग बिजनेस में कितना हेल्प करती है? मैं कहता हूँ वो कंपनी ख़त्म हो जाती है जो मार्केटिंग छोड़ती है। उसकी क्या रीज़न? रीज़न यही है कि पंजाबी में मशहूर है, दिखेगी तो बिकेगी, ठीक है। सबसे पहले जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है वो मेंटली जीती जाती है। वो मेंटली आप अटैक करेंगे, कौन सी चीज़ बिकती है, गौर से इस पॉइंट को समझ लें कि वो चीज़ बिकती है जिसकी डिमांड घर से निकल के जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लक्स का साबुन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपने भाई को कह के भेजेंगे लक्स ही लेके आए, अगर वो कोई और साबुन लाएगा, नहीं जी वापस कराओ, वही साबुन लेके आओ। इसी तरीके से घर में मेहमान आ गए हैं तो आप क्या कहेंगे जी, मेहमान से पूछते हैं क्या आप पियेंगे जी, ठंडा गर्म, ठंडा, ठंडे में क्या जी, कोक, स्प्राइट, मिरिंडा, पेप्सी, 7 अप, शज़ान, पूछते हैं। अगर वो आपको कह देता है कि मुझे कोक चाहिए और आप उसको शज़ान ला दें, ये तो मेहमान की तो ही ना। बिल्कुल ऐसे। आप एक दुकान से नहीं, दूसरी से नहीं, तीसरी से बिल आकर जाके कोक ही लाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से वो चीज़ बिकती है जिसकी डिमांड घर से निकल के जाती है। इन द सेम वे जब आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं और वो चीज़ घर में किसी के चली जाए, क्वालिटी अच्छी है, यूज़ में अच्छी है, तो डिमांड घर से निकल के जाती है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो डिमांड निकल के घर से जाएगी,
लेकिन अगर आपने उसकी पब्लिसिटी रोक दी, पब्लिसिटी का मतलब आपने फेसबुक पे ऐड चला दिए, 4 लोगों के ज़हन और बनना शुरू हो गए, ठीक है। अब अगर मैं कैडबरी डेयरी मिल्क की बात करूं, ये जो 1980 की बात है, शुरू में उन्होंने टीवी पे ऐड चलाना शुरू किए उन दिनों में कि एक बच्चा होता था कि वो डेयरी मिल्क बच्चे बैठ के खा रहे हैं, तो बच्चों ने खाना शुरू कर दी। क्या थी वो? पब्लिसिटी। बच्चों ने इस्तेमाल करना शुरू की। फिर उन्होंने कुछ 5-6 साल बाद यूनिवर्सिटीज़ में गए, यूनिवर्सिटीज़ में फ्री सैम्पलिंग भी की और फिर ऐड भी चलाना शुरू कर दिए कि बॉयज़ और गर्ल्स बैठ के खा रहे हैं। जवानों ने चॉकलेट खाना इस्तेमाल कर दी। फिर एक और कुछ अरसे के बाद उन्होंने ऐड चलाना स्टार्ट किया कि शाम का वक्त है, पोता भागा हुआ आता है, दादे को चॉकलेट देता है, दादा चॉकलेट खा के कहता है चस आ गई। ये ऐड देखे होंगे आपने। तो ये है कि पूरी फैमिली ने भी फिर इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की, बच्चे बूढ़े जवान 2003 के बाद सभी ने चॉकलेट खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो ये किस चीज़ का असर है? मार्केटिंग का असर है। मार्केटिंग ही मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग जो है ना, बिज़नेस की जान है। और फुल सर्दियों का मौसम होता है, कोक के ऐड चल रहे होते हैं जी, मार्केटिंग हो रही है। आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह करते हैं? अब मेरा तो एक ही तरीका है, और कोई रास्ता है ही नहीं। हर रोज़ अपनी प्रोडक्ट की अजान देता हूँ, ठीक है। और वो क्या है जी कि हम हैं, हम फैक्ट्रियाँ लगवा के देते हैं, आओ सीखो कारोबारी राज इरफान साइंस वाला के साथ। हर रोज़ मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, बिला नागा वीडियोस अपलोड होती हैं, पोस्ट अपलोड होती हैं, रील्स अपलोड होती हैं। मैंने तो सारी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे दी है। मेरी अपनी एक टीम है, वो डेली कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग पे होती है। मैंने कैंडी का बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, मार्केटिंग भी की, माल ऑन एंड ऑफ बिकना भी शुरू हो गया, मैंने उसको कैश पे बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो क्या कौन से स्टेप्स हैं जिससे मुझे बचना चाहिए कि मैं लॉस की तरफ ना जाने लग पड़ूँ या मेरा बिजनेस शट डाउन की तरफ ना जाने लग पड़े? कुछ इस बारे में कोई रोशनी? सबसे पहला तो मैंने जो बता दिया है कि आप भाई घर में फाके काट लो। आपकी जो चीज़ है ना, ये आपके पास रखी है, जब दूसरे के पास चली गई तो उसकी हो गई। अपना ही पैसा भिखारियों की तरह मत मांगो, दो ही ना। फिर पहला तो उधार ही ना दो, लॉस से बचना है तो। दूसरा, अपना अकाउंट अपने पास रखो, चाहे कोई कितना भी मुखलिस है ना आपके साथ। अगर कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बंदा होता है ना किसी भी कंपनी या फैक्ट्री का, वो उसका ओनर होता है, उसका मालिक होता है। यानी कि कंपनी का मालिक कंपनी की जान होता है। और कंपनी के मालिक की जान क्या होती है? कंपनी का अकाउंट होता है। वो अकाउंट है ना, कंपनी की जान कंपनी के मालिक के हाथ में होनी चाहिए, यानी कि अकाउंट। बहुत से लोग इसमें, लेबर भी लग रही है, टीम भी लग रही है, सुबह से रात तक मेहनत भी कर रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं। क्या पता चले जी एट दी एंड किसके लिए बिज़नेस किया? पैसों के लिए। किधर खड़े हैं पता ही कोई नहीं। किस चीज़ के बिजनेसमैन हुए आप? अकाउंट अपने पास रखें। और तीसरा, रातों रात अमीर नहीं होना, एकदम नहीं होना। अगर उम्र 40 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, भाई अभी तक करोड़पति नहीं बने, सब्र कर लो। अभी सफ़र का आगाज़ किया है, मंजिल बहुत दूर पड़ी है। आगे जितने बड़े बड़े रिस्क लोगे, उतने बड़े बड़ी आंधी तूफ़ान भी आएंगे। तो क्या मसला है, आराम आराम से चलना ताकि आगे परेशानी ना हो। तो लोगों की एकदम अमीरी की जो सोच आ जाती है ना, कि वो लालच फिर पनपता है कि कोई नहीं, इन्हों उधार रखा देंगे, अगले हफ्ते और माल रखेगा, वो और नीचे लगाता जाता है। ठीक है, तो एकदम जो है ना अमीर होना, ये समझ नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप हो जाए। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। फिर एक और बड़ा फैक्टर है कि स्टार्टिंग में तो लोग माल बड़ा अच्छा देते हैं मार्केट में, कुछ ही अरसे के बाद क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि काम चल पड़े? नहीं, क्वालिटी पे नेवर एवर मत कंप्रोमाइज़ करो। ठीक है, तो यही कुछ मेरा ख्याल है बेसिक चीज़ें हैं कि जो आपकी छोटी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देगी। और कोई शख्स दुनिया का आपको बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना सकता। वो आप खुद हैं जो खुद ऑटो पायलट पे लग गए हो। जो आपका अपना अंदर का इंसान है ना, अपनी गुर्बत का लेवल वो सेट करवाता है। कि मेरी गुर्बत का लेवल क्या है कि मैंने ये सोचा है कि
मैं कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोगों को इस काबिल बना दूं कि वो अपनी फैक्ट्रियों का मालिक हो और महीने का कम अज़ कम 1-1 करोड़ कमाते हों। अगर वो 10,000 लोग 1-1 करोड़ कमा रहे हैं तो मेरी गुर्बत ख़त्म होती है, अदरवाइज़ मेरी गुर्बत ही ख़त्म नहीं होती। तो ये छोटा छोटा फ़लसफ़ा है। अगर आप लाखों में खेल रहे हैं, ठीक है, नीचे वालों को हज़ारों में खिलाएं। करोड़ोंपति बनना चाहते हैं, नीचे वालों को लाखोंपति बनाएं। अरबोंपति बनना चाहते हैं, जो जुड़े लोग हैं उनको करोड़ोंपति बनाएं, तो खुद ब खुद ये ग्राफ उठेगा। देखें, अब जिस बंदे ने एक 50,000 से बिज़नेस शुरू किया उसकी तो कोशिश ये होगी मैंने आज बिज़नेस लगाया, क्योंकि बड़ा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि सब हमारे माशरे के अंदर स्पेशली कि वो जिस तरह आपकी बात है कि रातों रात अमीर होना चाहता है हर बंदा। तो 50,000 से बिज़नेस शुरू किया तो जिसके पास जिदा उन सरमाए 50,000 हुए तो वो की करेगा, मतलब कि अब उसकी तो कोशिश ये होगी कि मैंने आज बिज़नेस लगाया तो कल से मेरा मुनाफा शुरू हो जाए। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब क्या एक हिकमत अमली देंगे कि इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि आपने आज बिज़नेस लगाया तो कल ज़ाहिर सी बात है कोई भी बिज़नेस होगा वो टाइम मांगता है ग्रो करने में, उसको साल 2 साल 3 साल, मेरा जो मानना है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 5 साल कम से कम चाहिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, उसके बाद वो फिर शायद आपके कुछ खर्चे निकालना शुरू करे। तो इस चीज़ को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसका हम तो सिंपल हल यही सिखाते हैं कि लोग, मेरा जो पिछला 5 साल तजर्बा रहा है ना, वो ये है कि लोग नाकाम इसलिए हो जाते हैं कि बेचना नहीं जानते। हम उनको डायरेक्ट फैक्ट्री नहीं लगवाते, अब पहले बेचना सिखाते हैं ताकि कल उसका लॉस हो ही ना। एक जब वो बेचना सीख जाता है ना, फिर हम छोटे से शुरू करके उसको कहते हैं कि आप अपना इसकी रेशो निकालें। एक लॉलीपॉप का अगर कोई जनरल बता रहा हूँ या छोटे से बिज़नेस करते हैं ना 50,000 से, एक महीने जान लड़ा लेना वो कम अज़ कम 1 लाख पे पहुंच जाता है पहले महीने ही। और ये हमारा तजर्बा है, ठीक है। अगर वो मेहनत कर ले, फोकस कर ले और जान लड़ाए, ठीक है, पहले महीने बाद, दूसरे बाद, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो मल्टीप्लिकेशन पे चला जाता है। तो उसका मेन एक ही है कि अगर इसने अपने डर को ख़त्म करना है और कामयाब कारोबारी बनना है तो उसकी परसेंटेज निकाले, अपनी सैलरी बीच में डाल ले कि मैंने महीने की सिर्फ 30,000 या 20,000 या 40,000 घर का ख़र्चा निकालना है, बाकी अपने बिज़नेस के ऊपर ही मैंने री इन्वेस्ट करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बिज़नेस भी ग्रोथ पकड़ना शुरू हो जाता है और आपका घर का चूल्हा भी चलना शुरू हो जाता है। तो एकदम जो है ना, लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि जब पैसा आना शुरू होता है अपने अखराजात बढ़ा लेते हैं, फ़ौरन गाड़ी लेने की तरफ भागते हैं। इस तरह से लोग जब ये गलतियां करते हैं ना, फिर बिज़नेस को उठाने के लिए तो पैसा पड़ा नहीं, अब क्या करें, फिर सर पकड़ के बैठते हैं। मतलब री इन्वेस्टमेंट की तरफ आप यकीन रखते हैं कि आप जो बिज़नेस से कमा रहे हैं उसको दोबारा उसी के अंदर री इन्वेस्ट किया जाए ताकि वो एटलीस्ट इतना स्टेबल हो जाए कि अब वो आपके अखराजात भी चला ले और अपने अखराजात भी उसके ऊपर। हाँ, अब बिज़नेस टू बिज़नेस ये चीज़ें वेरी करती हैं कि आप बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं। अब मेरा तो यही है कि मैंने तो इस पे काम करता हूँ कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में मत डालो। यू शुड स्टार्ट मल्टीपल बिजनेसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्टार्ट एक से करें, एक को समझ लें और बिज़नेस मैनेजमेंट समझ लें, रुपए की इन आउट समझ लें। बेचना एक ही दफ़ा बस आता है, उसके बाद टेंशन नहीं होती। जब एक दफ़ा सीख ले बंदा, फिर आप मट्टी भी दे दें तो वो बेच लेगा जिसको बेचना आता है, और जिसको बेचना नहीं आता आप सोना रख दें, टेबल भर दें, सोना भी नहीं बेच सकता, ठीक है। तो इसके लिए तो थोड़ा सा फोकस चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए तो यही सिंपल सा मैसेज है कि एकदम जो है ना वो अमीर ना हो, थोड़ा थोड़ा बिज़नेस में लगाएं, यानी कि 50% रेशो कर लें। और मैं कहता हूँ 50 के बजाय अपनी एक फ़िक्स सैलरी रखें बस, कि मेरी सैलरी इतनी है, उसी से घर का किचन चलाएं, बाकी बिज़नेस में आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करें। साल बाद 2 साल बाद ग्रोथ मिलती है और अच्छी मिलती है। जो आप कहते हैं कि एक फैक्ट्री को स्टेबल होने में 5 साल लगते हैं, मेरा तजर्बा ऐसा नहीं है। मेरा तजर्बा ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, मेहनत लगाई हो, 1 साल काफ़ी है। मतलब आपका मानना है कि 1 साल के अंदर? हाँ, ये तजर्बा ये कहता है, लोगों का फीडबैक ये कहता है। मेरे चैनल भरा पड़ा है सक्सेस स्टोरियों से, वो आप देख लेंगे। विद इन 3 मंथ 4 मंथ अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मल्टीपल बिजनेस पे जिस तरह मैंने आपका तो ज़ाहिर सी बात है एक नज़र आता है, लेकिन आप अगर एक कोई नया बंदा आ रहा है बिज़नेस के अंदर तो आप उसको उसका एक बिज़नेस चल भी गया और अच्छा चल रहा है और अच्छे पैमाने पे चल रहा है, तो आप उसको मशवरा देंगे कि उसी बिज़नेस को ग्रो करें या किसी और बिज़नेस की तरफ जाए
इन शॉर्ट कि बिज़नेस ग्रो करना चाहिए या मल्टीपल बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? दो तरह से आइडियोलॉजी काम करती है। आपसे सवाल है, बाटा क्या बनाती है? जूते। लेकिन अरबों खरबों पति है, ठीक है। कोक क्या बनाती है जी? ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाती हैं, बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। लेकिन इनके भी मल्टीपल बिजनेसेस होंगे, बज़ाहिर एक है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होंगे, फैक्ट्रियाँ भी होंगी, मल्टीपल बिजनेसेस होंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरा मानना ये है कि शुरू एक से ही करें, एक से ही करें। अब वो लोग जिन्होंने गर्मियों में जूस का बिज़नेस किया, अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, वो चॉकलेट का बिज़नेस कर रहे हैं। वो लोग जो 2 साल पहले साबुन का कर रहे थे, अब साबुन का उनका ऑटो पायलट पे चला गया, फिर उन्होंने सर्फ का किया, वो ऑटो पायलट पे हो गया, अब कहते हैं कि हमें कोई और बिज़नेस दो। तो इस तरह से मल्टीपल स्टोरीज़ हैं। जो कहता है सेल मैन ने तो जाना ही है, वो एक प्रोडक्ट नहीं रखता दूसरी रख ले, दो नहीं रखता तीसरी रख ले। तो मल्टीपल बिज़नेस मेरे ख़्याल में होने चाहिए, क्योंकि कारोबार में मैं कहता हूँ कोई पता नहीं चलता किस टाइम कौन सा कट्टा खुल जाए। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल बिजनेस होना, तो एक अगर खुदा ना खास्ता डाउन जाए तो दूसरा आपको उठा लेता है, लेकिन ये वक्त के साथ होते हैं, एकदम नहीं होते। कट्टे से एक बात याद आई कि कई बिजनेसेस में ज़ाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। जिस तरह भी आपने कहा, अभी आपकी एग्जांपल से लेते हैं कि गर्मियों में जूस का बिज़नेस चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में कम हो जाता है। अब मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, मेरा अब सरमाया पूरा है कि मैं सिर्फ जूस का ही बिज़नेस चला सकता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? और मैं उस बिज़नेस को, क्योंकि अब मैंने सारी कश्तियाँ साड़ के मैं एक ही बिज़नेस पे अब मैं रिलाई कर रहा हूँ, जूस का बिज़नेस लगा दिया मैंने, तो अब उस जूस के बिज़नेस को मैं सर्दियों में किस तरह चलाऊँ? हाँ, सर्दियों में भी चलता है जूस का बिज़नेस, ये नहीं कि नहीं चलता, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है इन्वायरमेंट और मौसम के हवाले से। और मेरा तजर्बा ये कहता है कि पहला सवाल कि गर्मियों में किया और सर्दियों में क्या करूं। जो बंदा, जब आप भी अगर करेंगे ना जूस का बिज़नेस, फ़ेब में ये स्टार्ट होता है और चलते चलते आपको पता है कि ये अगस्त में जाके डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में बिल्कुल ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो बिफ़ोर टाइम प्लानिंग स्टार्ट करें, सरमाया इकट्ठा करना शुरू करें एक ही सीज़न के अंदर, क्योंकि ये कैश पे बिकने वाली आइटम है। तो लोग इसी से ही पैसा जोड़ लेते हैं और 1,00,000 कोई ज़्यादा मेरा ख्याल रकम नहीं है, वो लोग लेके आ जाते हैं और करते हैं। एक तो ये है, अगर सर्दियों में भी जूस का ही बिज़नेस करना है तो फिर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोटरवे पे रेस्ट एरियाज़ हैं, सदाबहार चीज़ें चलती हैं। मुझे एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, कोई एक ऐसा आपने कोई अपनी लाइफ इस बिज़नेस जर्नी के अंदर कोई एक ऐसी एक आपने कोई ब्लंडर हुआ हो आपसे, या कोई एक ऐसी गलती की हो कि आपको अभी पछतावा हो कि यार काश वो वाली गलती ना हुई होती तो शायद आज मामलात इससे बेहतर होते हैं या इससे ऊपर जा रहे होते? मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, व्हेन इट रिपीट इट बिकम अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो बस मेन गलती यही है कि शुरू में मैं ये कहता था काम करो, दिन से रात तक लगे रहते, मेरा अकाउंट काबू में नहीं था। ये मेरे से बड़ी गलती थी कि अकाउंट का जब पता चला, अच्छा उधर उतना चला गया, उधर उतना चला गया, मैं किधर खड़ा हूँ मुझे नहीं पता। तो फिर अब जो है ना, वो हर रोज़ का मेरा अकाउंटेंट मुझे फिगर भेजता है कि आप इधर खड़े हैं। अच्छा, बिज़नेस करने के लिए जो बिज़नेस स्टडीज़ हैं ज़रूरी हैं कि हर बंदा बिज़नेस कर सकता है? नहीं, ये तो मैंने पहले क्लियर कर दिया, अनपढ़ भी कर सकता है। अब मैंने कोई बिज़नेस की किताबें नहीं पढ़ी, कारोबारी चेहरे पढ़े हैं, मत्थे पढ़े हैं। बिज़नेस कौन सिखाता है? मैं नहीं सिखा सकता, आप नहीं सिखा सकते। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इतनी बड़ी डिग्रीज 4-4 साल के प्रोग्राम करवा रही हैं, मतलब BBA करवा रही हैं, MBA करवा रही हैं, तो वो फजूल है? नहीं, फजूल तो मैं नहीं कहता। मुझे ये बता दो कितने BBA हैं जो BBA करके क्या करते हैं? नौकरी। और क्या करते हैं आपको भी पता है इस बात का। MBA करके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वड्डा नौकर। सीधी बात है, किस लिए पढ़ते हैं? नौकरी करेंगे। भाईजान जाओ रेडी वाले से तो मिलो, महीने का कितना कमाता है, आपके खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, मज़ा आए। क्या स्टडी पढ़ाई जा रही है जी? और लंदन में फ़ला बिज़नेस की, बिज़नेस करना पाकिस्तान में, रहना पाकिस्तान में, स्ट्रेटजी वो पढ़ रहे हो। इधर की स्ट्रेटजी पढ़ाए ना, पता हो कि यहाँ पे लोग पैसा कैसे नीचे लगाते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे खड़े पाँव से कैसे फिर जाते हैं,
यहाँ पे लोग ऐसे आंखें निकाल के मत्थे पे कैसे रख लेते हैं, ये स्टडी कौन पढ़ाएगा? ये तो जिसने बिजनेस में मार खाई है ना वही करेगा। ये इधर तो उल्टी गंगा बह रही है। मैंने अगर एमएस फिज़िक्स कर लिया, आगे पढ़ाना शुरू कर दिया, बस। उसने एमएस फिज़िक्स कर लिया, आगे टीचिंग शुरू, बस यही इधर तो सर्कल यही चल रहा है। आप सिर्फ पूछ लो बनाया क्या, बातें किया क्या, लोगों को पढ़ाता हूँ, होम ट्यूशनिंग करता हूँ, एकेडमी पढ़ाता हूँ, स्कूल पढ़ाता हूँ, वो कुछ बना भी तो लो, यही एक ही काम रह गया बस। और आपका मशवरा ये है कि हर बंदे को बिजनेस की तरफ एटलीस्ट आना चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, इस पे तो फिर मैंने कहा कि अल्लाह से दुआ की है कि हर शख्स को खुदाया कारोबारी बनाना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ये मालूम है मुझको कि ये मुमकिन नहीं है, मगर तेरे फजल से इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहता हूँ। कि मुझे पता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हर बंदा कारोबारी बन जाए, लेकिन बस वो मांग तो बैठा हूँ ना, क्योंकि वो उसकी अता है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बन सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर कोई मेहनत करे, कोशिश करे, तो वो कारोबारी बन सकता है। अगर ये राज खोला है मुझ पे मेरे मालिक ने, तो मैं ये राज सबको बताना चाहता हूँ। ये राज क्या है? ये राज यही है कि मैं अगर गुर्बत से निकला हूँ ना, वो नौकरी ने नहीं निकाला, मुझे गुर्बत से निकाला है, तो वो कारोबार ने निकाला है। मेरे नज़दीक कारोबार एक आरी का नाम है जो गुर्बत को काटता है। कारोबार एक कुल्हाड़े का नाम है जो गुर्बत को चीर देता है। कारोबार एक अजदहा का नाम है जो गुर्बत को डस जाता है। मेरे नज़दीक तो ये जुमले हैं। बहुत 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 अच्छी ये बात, एक बड़ी फ़ायदेमंद बात है। लेकिन एक आखिरी चंद सवालों में से एक कुछ सवालों में से एक सवाल ये है कि आपने बताया कि उधार पे चीज़ आप अपने लोगों को समझाते हैं या बताते हैं, या आप ख़ुद भी उधार पे चीज़ नहीं बेचते। कर्जा लेके बिजनेस शुरू करना अक्लमंदी है? नहीं, वो आया वो बैंक से हो या सूदी या पैसे उठा के किसी से उठा के और वो देखो, कारोबार के अंदर लगा दें। ये तो सवाल ही मैं कहता हूँ कि सूद का तो लफ्ज़ आ गया ना। अब सूद, नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सूद तो अल्लाह के साथ जंग है, जीत सकते हो, रिज़्क वो देता है, जंग भी उसी से ही, शर्म आनी चाहिए। ये तो सवाल ख़त्म हो गया। पहला तो बैंक से लोन ले लो, फलां से ले लो, करो, ये तो इस्लामिक वैल्यूज़ के ही ख़िलाफ़ आ गया। हो गया। तो ये तो चैप्टर क्लोज। अब आ गया कर्ज़ हसना कि जितना लिया उतने में ही। अगर आप हैं शादीशुदा और आपके ऊपर है कर्ज़, आपको नींद नहीं आएगी, फिर नींद नहीं आती, फिर आपको ये चीज़ सोने नहीं देगी। अगर आप अभी नौजवान हैं और शादी भी नहीं हुई, तो कर्ज़ भी ले लिया, उसके बावजूद भी आपके ज़हन में ख्याल क्या आएंगे? उनके पैसे उतारने ने, उसके पैसे उतारने हैं, ये करना है, वो करना है, ये ख़यालात आएंगे। मैं क्या कहता हूँ भाई, कुछ भी नहीं है ना। मैंने मज़दूरियाँ की हैं, एमफिल के दौरान बैरिया टाउन में मैंने तगारी उठाई है, मैंने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। पैसा जोड़ो, मज़दूरी कर लो, कुछ कर लो, शालम मार्केट में चले जाओ, हाल रोड पे चले जाओ, हफीज़ सेंटर चले जाओ, एक जगह से चीज़ उठाओ, दूसरी जगह थोड़ा सा मार्जिन रख के बेच दो। उर्दू बाज़ार चले जाओ, 20 पेंसिल इधर से उठाओ, रोड पे खड़े होकर बेच दो, 10 मिनट में बिकती हैं, बिक जाती हैं। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके थोड़े से ही शुरू कर लो। लेकिन जब थोड़े से शुरू करोगे ना, एक ख्याल नहीं आएगा, वो क्या कि मैं पैसे कैसे उतारूँगा। जब वो ख्याल नहीं आएगा ना, क्योंकि किसी के देने ही नहीं है, ख्याल और आएंगे, ज़हन तो चलेगा, फिर ख्याल आएंगे मैं बिज़नेस को बढ़ाऊँगा कैसे, बिज़नेस को चलाऊँगा कैसे, छोटे बिज़नेसमैन से बड़ा बिज़नेसमैन कैसे बनूँगा, फिर ये वाले ख्याल आएंगे, फिर दूसरे ख्याल नहीं आएंगे आपके ज़हन में। तो मेरा मानना यही है, कर्ज़ लेके कारोबार करना अपने आप को मरीज़ बनाना है। एक आखिरी सवाल और इसके बाद फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। सारी डिस्कशन को सम अप कर दें कि फ्रॉम स्क्रैच टू, जिस तरह आपने कहा, टू द सन, लाइट रोशनी बने। स्टेप बाय स्टेप बिज़नेस को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा स्टेप पहले शुरू किया जाए, उसके बाद किस स्टेप पे जाया जाए, फिर किस स्टेप पे जाया जाए, ताकि आप सूरज की रोशनी की तरह चमक सकें और अपने एक बिज़नेस को जो आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप स्टार्ट करें और उसको आप एक प्रॉफिटेबल एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए आप क्या वो स्टेप्स हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को या हमारे सुनने वालों को बताना चाहते हैं? सबसे पहला तो यह कि अपनी आदतें बदल लो। हम आदतन गरीब हैं,
आदत बदलो। आदतें ही अमीरों वाली होती हैं और आदतें ही गरीबों वाली। आदत बदल लो, पहला सवाल। दूसरा, अपने आप को मेहनत का आदी बनाओ। अच्छा, ये आदत बदल के अमीरों वाली आदत करनी है या गरीबों वाली करनी है? डेफिनेटली अमीर होना था, अमीराना नहीं करनी पैनी। नहीं तो फिर तो ख्वाब अच्छे हो जाएंगे ना। सारी गल है। तो हम तो मुसलमान तो हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ, नौकरी के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। ये तो बात ही ख़त्म होगी ना। मैंने अपने आप से ऐद लिया, मैं आपकी तरह इंसान हूँ। मैंने अपने आप से ज़िंदगी भर का ऐद लिया है, आप नहीं ले सकते। क्या ऐद लिया है कि अल्लाह करीम ने जब तक मुझे सांस देना है, जब तक मेरा सांस है, खुदा ना खास्ता जैसा भी वक्त आ जाए, मैं दोबारा गली गली फिर के समोसे बेच लूँगा, मैं दोबारा जूस की रेडी लगा लूँगा, मैं दोबारा कुछ भी काम कर लूँगा, नौकरी नहीं करता। ये मैंने अपने से याद ली है। बात समझ आया? क्यों मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको पढ़ता हूँ, तो उन्होंने तो यही कहा है कि सबक फिर पढ़, सदाकत का, अमानत का, शुजाअत का, 3 काम कर लो, फिर पता क्या होना। उसने कहा सबक फिर पढ़, जो पहले पढ़ा था वो काफ़ी नहीं है, अगेन पढ़ो ना। जब ये पढ़ोगे फिर लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो फिर हमने तो कारोबारी इमाम बनना है ना। तो लोग आए, लोग सीखे। तो अब आपका जो सवाल था कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, तो सबसे पहले चीज़ को बेचना सीखो। सबसे पहले ये मेरा फेमस, मेरी फैक्ट्री में जाएंगे ना, बाहर लिखा हुआ मिलेगा कि जिसको बेचना आ गया बस वो कारोबारी बन गया। ये पहला, बेचना सीखो। दूसरा स्टेप, छोटे से काम शुरू करो। तीसरा स्टेप ये है कि नकद बेचो। और चौथा स्टेप, या तो शुरू ही ना करो, शुरू कर लो पीछे नहीं मुड़ना तो बस फिर नहीं, फिर कश्ती जल गई है। क्योंकि जिस तरह मैंने डिसीजन लिया ना, लाइफ टाइम का ले बैठा हूँ, बट डिसीजन तो लेने पड़ते हैं ना। आज का लिया हुआ फैसला कल आपको किसी डायरेक्शन में ले जाएगा ना। तो ये कारोबार एक सड़क का नाम है और ये एक ऐसी सड़क है जो बिल्कुल वाज़े रोशनी की तरफ ले जाएगी, कामयाबी की तरफ ले जाएगी, बशर्त ये कि आप सिद्क़े दिल से इस पे चलते रहें, मेहनत करते रहें। आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे वो रिज़्क़ हलाल और कारोबारी तरीके के साथ? किस तरह, क्या एक पैगाम आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहेंगे? खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे कि उठो पाकिस्तानी गरीबों को जगा दो, हर शख्स को तुम कारोबारी बना दो। जिस नौकरी से मुयस्सर ना हो बच्चों की ही रोज़ी, उस नौकरी को तुम तिनके की तरह उड़ा दो। जो ख्वाब सजाए थे बचपन में ही तुमने, उस ख्वाब को अब अमली जामा पहना दो। खुशहाली का राज है सिर्फ अपनी ही फैक्ट्री, हर कूचे मोहल्ले में तुम इसको लगा दो। उठो पाकिस्तानी नौकरों को जगा दो। यही मैसेज है कि अपना कारोबार कर लो ताकि आपकी नस्लें सुख पा जाएं। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए, कोई कसूर नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको फ़ख्र होना चाहिए। आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे, आप लोगों के लिए मशाल राह बनेंगे, लोग आपसे सीखेंगे। तो ये आपके लिए ऑनर की बात है कि जिस ने सूरज भी अगर चमकता है ना, कि मैंने सूरज पे रिसर्च किया स्पेस प्लाज्मा पे, तो उसकी एक ख़ासियत है, उसके अंदर आग है, आग जलती है, अंदर भांबड़ मचे हुए हैं, यानी कि शिद्दत का टेम्परेचर है तब चमकता है। इसी तरीके से अगर आप चमकना चाहते हो ना, तो आपको इस फेज़ से गुज़रना पड़ेगा। ये नेचर है। इसलिए मुश्किलात से, मुसीबतों से, परेशानियों से मत डरो, मत घबराओ। सिर्फ़ आपका काम है कि कारोबार शुरू करना, रास्ते वो बनाता है। हमें अंजाम का नहीं पता, अंजाम से बेखबर है। हमें बस इतना पता है कि हमने बिज़नेस करना है, बिज़नेस होता है, लोग कामयाब होते हैं। और मैं कहता हूँ बिज़नेस बस एक झांका ही है, कुछ नहीं है, शुरू कर लो, रास्ते बनते हैं। मेरा यकीन है कि मैं सुनो पैसा पॉडकास्ट से हर शख्स को पैसा कमाने का राज बताऊंगा और बिजनेस करने का तरीका समझाऊंगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड बिजनेसमैन को हम अपने पॉडकास्ट में दावत दें और उनसे सीख सकें कि उस बिज़नेस को हम कैसे कर सकते हैं।